हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की। इस चैप्टर को हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से समझा कि एक जगह पे हमने द्रव स्थितिकी को समझा, फिर हमने द्रव गतिकी की बात करी, एंड अब बारी है इनसे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, क्योंकि हमें जो मेजरली दिक्कत आती है वो आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो मैं आपके लिए लेकर के आता हूं टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ताकि आपको पहले प्रैक्टिस हो जाए, एंड इसके बाद फिर हम मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें इजीली बनना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस सेशन में कौन से टॉपिक को डिस्कस करें। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को, मतलब सातत्य समीकरण को, और बर्नौलीज थ्योरम पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। मतलब ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, क्योंकि इस चैप्टर का रिप्रेजेंटेशन ही बर्नौलीज थ्योरम है। अल्टीमेटली ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं देखेंगे तो इसके आसपास घूमता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, क्योंकि ये सेशन सीरियसली इंपॉर्टेंट है भैया हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मतलब अगर आप IIT JEE नीट या CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तब तो है इंपॉर्टेंट। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम क्वेश्चंस के पहले फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर में यूज होने वाला है। एंड यही एक परफेक्ट मेथड है जिससे मैं कह सकता हूं कि भैया आप अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की अप्रोच सही कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले इन जो इक्वेशंस है इनकी बात करनी है, एंड इसके बाद इन्हीं के ऊपर आधारित प्रश्नों को शुरू करना है। तो माइंडसेट बन जाता है भाई कि इतने सारे फॉर्मूले ही हमें सिर्फ यूज करने हैं, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं सोचना है। तो लिमिटेड सोचते हैं जब, तो क्वेश्चंस लिखेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे, एंड गिवन डेटा लिखने के बाद में इनको देखेंगे, हमें हमारा आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए ना एक बार हम डिस्कस करके आते हैं कि यह है क्या। पहला है सातत्य समीकरण। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कुछ इस प्रकार से कि सपोज आपके पास एक असमान परिच्छेद की ऐसी एक नली हो। चलिए ठीक है, मान ली असमान परिच्छेद है ना इसकी, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो यहां पर इसका एरिया मान लीजिए A1 है, और यहां से जो भी पानी चल करके, जब पानी मान लेता हूं मैं, हालांकि आइडियल फ्लूइड की बात होती है ना, आदर्श द्रव की, लेकिन मैं कहता हूं चलिए ये इसकी वेलोसिटी कितनी है V1। सेम टाइम में जब वो यहां पे जाएंगे तो मैं कहता हूं यहां पर एरिया हो गया A2, और यहां पे जो वेलोसिटी है, यहां पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी होगी भाई, तो मैं कहता हूं यहां पर वेलोसिटी है V2, एरिया कितनी A2। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कुछ इस प्रकार कहती है कि किसी क्षण जितना फ्लूइड यहां से क्रॉस हो रहा होगा उतना ही फ्लूइड यहां से बाहर निकल रहा होगा। मतलब जितना फ्लूइड यहां से हमने एंटर किया उतना ही फ्लूइड क्या होगा, दूसरे एंड से बाहर होगा। यह है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, मतलब आप कुछ इस प्रकार समझिए ना, एक नल है ना, उस नल से आप ऐसा पाइप जोड़ रहे हैं, तो जहां नल पे पाइप को इंसर्ट करते हैं उस जगह पे मान लीजिए उसका मोटा होता है भैया पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया, और दूसरा एंड चलते चलते पतला होता गया। और नहीं तो आप क्या करते हो, दूसरे एंड पे जैसे जो गार्डन पाइप होता है, जो लूज पाइप होता है, आप ऐसा अंगूठा रख के उसका आधा पाइप बंद भी कर देते हो, तो आप देखते हो उसका फ्लो तेज हो जाता है, बहुत तेजी से पानी बाहर निकलने लगता है। मतलब आपने क्या किया होता है, ऐसा आधा अंगूठा रख करके आपने गार्डन पाइप के आधा अंगूठा रखने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है ना, तेजी से पानी निकलता हुआ आपको प्रतीत होता है, जबकि आ उतना ही रहा है उसके अंदर में पानी। मतलब जितना नल से उस पाइप में पानी एंटर होगा उतना ही पानी यहां पर बाहर भी निकलने वाला है। तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं भैया सातत्य समीकरण, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। मतलब यहां पर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट दूसरे एंड पर एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम किसके ऊपर, तो बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। बर्नौली प्रमेय में प्रति एकांक आयतन के लिए एक इक्वेशन दिए कि P प्लस हाफ dV² प्लस dGH इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट। बर्नौलीज थ्योरम भी कुछ इस तरीके से ही डील करती है कि ऐसे ही एक सेगमेंट मान लीजिए जिसकी धरातल से इस वाले एंड की ऊंचाई मैंने H1 कह दी, और इस वाले एंड की ऊंचाई मैंने कह दी कि भैया H2 है।
तो बर्नौलीज थ्योरम में यह डिस्कशन हुआ था कि भैया कुल ऊर्जा है ना, कुल ऊर्जा कैसी होगी, नियत होगी। तो कुल ऊर्जा के यहां पर बात करता हूं मैं, जरा देखिए, हमने डिस्कस करनी है बर्नौली। ठीक है भैया, देखिए बर्नौली प्रमेय की हम बात करने वाले हैं। तो बर्नौली प्रमेय में हमने समझा हुआ है कुछ इस प्रकार से, जो अभी हमने ये डायग्राम देखा इसके अकॉर्डिंगली कुल ऊर्जा हमेशा नियत होती है। इसको मैं कहता हूं सेगमेंट ए और इसको मैं कह देता हूं पोजीशन बी। तो मैं कहता हूं देखिए, बहते हुए द्रव की कुल ऊर्जा बराबर होती है दूसरी जगह पे, मतलब ये नियतांक होती है। मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि देखिए, कॉमन नहीं लिखता हूं, ए पर दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर होती है बी पर दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के। ठीक है, ये दोनों ही जगहों पे कैसा होता है, बराबर होता है। मतलब अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि भैया दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कहां कहां पर, ए पर और बी पर, तो ये हमेशा कैसा होने वाला है, इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं प्रति एकांक आयतन के लिए बात करूं तो कितना होगा भाई, P प्लस हाफ dv स्क्वायर प्लस dgh। मैं इधर लिख देता हूं प्रति एकांक, अतः प्रति एकांक आयतन के लिए, भैया इस चैप्टर के लिए ध्यान रखेंगे बर्नौलीज थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहां पर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो एक बार जरूर उस डेरिवेशन को आप कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए दाब ऊर्जा के यहां पर अगर हम बात करते हैं तो P, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो कितना भैया, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हमारा GdGH, और गतिज ऊर्जा की अगर आप बात करेंगे तो ये होता है हाफ dv स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको ए पर कहें तो इसको P1 कह देता हूं, इसको H1 कहता हूं, इसको V1 कहता हूं। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा भाई, तो ये P2 प्लस DGH2 प्लस हाफ ऑफ dV2 स्क्वायर। अब D जो है ये क्या है भैया, D जो है ये क्या है, तो ये घनत्व है ना। यहां पर जो D है वो घनत्व है, इधर साइड में ही मैं लिख देता हूं। यहां पर जो गिवन है A1 V1, तो मतलब A1 एंड A2 ये होता है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऐसे ही यहां पर V1 एंड V2 जो है ये है द्रव का वेग। ठीक है, ऐसे यहां पर जो P लिख रहे हैं हम, ये क्या है भैया, तो ये है हमारा दाब ऊर्जा। यहां पर हम हाफ dv स्क्वायर में D जो लिख रहे हैं ये है हमारा घनत्व, V हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, द्रव का वेग है। ठीक है, G और H से क्या तात्पर्य, तो G तो आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और जो H है ये होती है भैया हमारी ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए तो प्रति एकांक आयतन के लिए P प्लस हाफ dv स्क्वायर प्लस dgh एक कांस्टेंट होगा। प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए, मतलब इसको mg से अगर डिवाइड कर दूं तो P अपॉन d प्लस हाफ v स्क्वायर प्लस gh। ठीक है, ये एक कांस्टेंट होगा। एंड अगर प्रति एकांक भार के लिए कहूं तो P अपॉन में dg प्लस हाफ ऑफ v स्क्वायर अपॉन g प्लस h, ये कांस्टेंट होगा। ये
हमारा बर्नौलिस थ्योरम है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसके बाद सब बन जाता है। ठीक है ना, प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए, प्रति एकांक भार के लिए। ठीक है, बस उसको याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाता है। चलिए, ये क्लियर हो गई होगी बात आई थिंक कि भैया बर्नौलिस थ्योरम क्या कहती है और हमारा सातत्य समीकरण। तो बर्नौलिस थ्योरम का कहना ये था कि आप इसमें कहीं पर भी रहेंगे, अगर इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रही है तो, ठीक है ना, इसमें धारा रेखीय प्रवाह होनी चाहिए। अगर इसमें टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा तो नहीं चलेगा, धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम होना चाहिए। तब होता यह है कि इस नली में आप किसी भी जगह चले जाइए, कुल ऊर्जा हमेशा नियतांक होगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आप यहां पर भी एक पॉइंट बनाते हैं, सपोज Q, इस Q पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन सी भाई, तो दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तो वो नियतांक होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि भैया बर्नौलिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आप किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो होती हुई नली के अंदर किसी भी जगह, किसी भी बिंदु पर अगर कुल ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं तो वह हमेशा ही कांस्टेंट होती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी की बात करी थी कि मैकेनिकल एनर्जी किसी भी मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की हमेशा कांस्टेंट होती है, उसी तरीके से यहां पर भी है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा तो यहां पर भी है, लेकिन फ्लूइड होने के कारण एक दाब ऊर्जा और इंक्लूड हो रहा है। इट्स ओके, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम और दो चीजों की बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे वेंचुरी मीटर में द्रव का प्रवाह दर। वेंचुरी मीटर को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई, है ना, कुछ इस तरीके से। एक चौड़ी नली होती है, फिर एक पतली नली होती है, यहां पर भी एक रिटार्ट होता है, ऐसा होता है वेंचुरी मीटर। ये प्रवाह दर को कैलकुलेट कर पाता है। कैसे भाई, तो इसमें प्रवाह दर को कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर में जो फ्लो चल रहा होगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। ये फिर से ध्यान में रखेंगे, टर्बुलेंट फ्लो के लिए आप कुछ भी मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसमें कुछ हाइट तक लिक्विड ऊपर उठता है और इसमें भी कुछ हाइट तक लिक्विड ऊपर उठा होता है। अब इन दोनों की ही जो हाइट डिफरेंस होती है, इसी से हम मेजर कर पाते हैं सब कुछ। ये यहां पर और ये यहां तक, इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये एक हाइट डिफरेंस है। यही हाइट डिफरेंस है वेंचुरी मीटर में हम प्रवाह की दर को माप पाते हैं। और वो कितना होता है, तो वो होता है Q इक्वल्स टू, Q मतलब प्रवाह दर। ये जो प्रवाह दर है इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना होगा, A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन की हुई है हम लोगों ने, पूरा डेराइव करा हुआ भाई, तो घबराइएगा बिल्कुल भी मत कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हो, इसमें कुछ हमें बता नहीं रहे। तो भैया सिंपली देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ पूरा सेगमेंट लेकर के आऊं मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए। इस पर आपको डिस्क्रिप्टिवली नॉलेज चाहिए, जैसे बर्नौलिस थ्योरम थी, ये था, तो आप पीछे के वीडियोस में, प्लेलिस्ट में जाइए, पीछे के वीडियोस में आप उसको जरूर कवर अप कीजिए, क्योंकि वो अपने आप में पूरा टॉपिक है। अब आप कंटिन्यूटी में, आई होप कि आप है ना लगातार पूरी वीडियोस फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अभी तक में आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ है और एग्जाम में भी आना कंपलसरी मैं तो कहता हूं इसको, क्योंकि भाई है ना, इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो एटलीस्ट बर्नौलिस थ्योरम तो पूछेगा, वेंचुरी मीटर की डिस्कशन जरूर होगी। तो बर्नौलिस थ्योरम और वेंचुरी मीटर, या फिर अगर छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको वहां पर पूछा जाना बिल्कुल तय है कि एनर्जीज कैसी कैसी होती है भाई, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, इनके वेरिएशंस, वेलोसिटी हेड, ठीक है, पोटेंशियल हेड या काइनेटिक हेड, इनको निकालने के लिए भी हमें वहां पर देखा जाता है, प्रति एकांक आयतन के लिए, प्रति एकांक भार के लिए। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं बार बार कि भैया इसको है ना कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम यहां पर अपने क्वेश्चंस को करेंगे। बट स्टिल अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं किया तो घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं अभी यहां पर इतना जरूर करा दूंगा कि अभी ये पूरा सेगमेंट आपको समझ में आ जाएगा, फिर जाकर के आप कवर कर लेना। चलो, तो Q जो है वो प्रवाह की दर है। आप तो ऐसा समझ लीजिए कि किसी क्षण पे कितना क्वांटिटी बाहर निकलेगा जल का, ये एक आपको मेजर करनी है। तो भैया वो A1 A2 मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और अंडर रूट ऑफ 2GH, इसमें से सबसे वाकिफ है, H इज हाइट डिफरेंस, ये जो हाइट डिफरेंस की बात कर रहे हैं, और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर।
अंडर रूट में होंगे ये सब कुछ। बहिस्त्राव वेग क्या होता है भैया, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ये किससे मिला था भैया, तो ये बहिस्त्राव वेग का मतलब सिंपली ये वो होता है कि जब किसी फ्लूइड को, ऐसा देखिए इसके अंदर में पूरी तरीके से भरा हुआ है क्या, पानी। अब पानी कहूं या फिर मैं द्रव कहता हूं भाई, चलिए इसके अंदर कुछ द्रव भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या भर दिया है, कुछ द्रव भर दिया। अब क्या कहते हैं ना कि अगर मैंने यहां पर कहीं पर भी एक जगह पे होल बना दिया, ठीक है, एक होल कर देते हैं, ठीक है, चलिए एक यहां पर होल कर दिया जाए। अब आपको क्या लगता है भाई कि अच्छा आपने होल किया है तो यहां से तो फ्लूइड बाहर आएगा, तो यहां से फ्लूइड को बाहर आने दीजिए। तो ये फ्लूइड कुछ दूर पे ऐसे ऐसे ये क्या हो रहा होगा, यहां से बाहर गिर रहा होगा। अब ये जो बाहर गिर रहा है फ्लूइड, इसके लिए कहते हैं कि जब ये यहां से निकला होगा तो एक वेलोसिटी से निकला होगा, यहां से जब ये निकला होगा तो इसके पास एक वेग रही होगी जिससे ये निकला होगा, ये वेग ही बहिस्त्राव वेग कहलाता है। ये हमारा वही स्त्राव वेग। अच्छा ये किसके बराबर होता है आपको पता, अगर आपने ये मुक्त सतह से यहां तक की हाइट मान लीजिए h था, तो इसी हाइट से इसी हाइट से एक पानी की बूंद को इस हाइट तक के लिए फ्रीली गिरने को छोड़ देता है, फ्री बिल्कुल बिना रोके टोके इसको गिरने दीजिए। तो जब फ्रीली गिरने को छोड़ देते तो ये पानी की बूंद जब इसी हाइट पे आती तो इसके पास में जो वेलोसिटी होती वो भी कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 2gh, और ये भी बहिस्त्राव वेग भी कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 2gh। h कौन सा, ये है हाइट। और सिर्फ यही नहीं है, अगर h हाइट ऊपर भी, h हाइट नीचे से भी अगर आपने होल किया होता, अगर यहां पर भी आपने होल किया, ये भी नीचे वाले सतह से h हाइट पर ही है, तो इससे भी निकलने वाला जो फ्लूइड होता है वो उतनी ही दूरी पर जाकर के गिरता है। मतलब यहां से भी अगर आप बात करते हैं, यहां से ये भी अगर h होगा तो फ्लूइड इतना ही दूर, मान लीजिए यहां से यहां तक में x डिस्टेंस दूर जाकर के गिर रहा है तो इतनी ही दूरी पर गिरेगा। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, है ना। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, है ना, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले एक क्षैतिज नली जिसमें जल के प्रवाह का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अच्छा इतने आसान कर दी, जी को सस्ता कर दिया, तो जल का वेग शीर्ष क्या होगा। वेलोसिटी हेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, वेग शीर्ष का। ठीक, वेग शीर्ष अगर निकालनी है ठीक है ना, वेग शीर्ष अगर निकालनी है तो एक बात समझिए, वेग शीर्ष निकालने के लिए हम कहते हैं कैसे निकलेगा, गतिज ऊर्जा से। गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो आप बोलोगे होती है हाफ mv²। कितनी होती है, हाफ mv²। अब मैं कहता हूं कि वेग शीर्ष निकालने के लिए गतिज ऊर्जा को mg से विभाजित करने पर कर दीजिए, mg से विभाजित, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी भैया, हाफ mv² अपॉन में mg। m से m कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, हाफ ऑफ v² अपॉन में g। मतलब इसी को हम कहते हैं क्या, वेग शीर्ष। वेग शीर्ष इसी को कहते हैं कितना होता है भाई, v² अपॉन में 2g। mg से अगर ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड करते हैं, है ना, देखिए एक सेकेंड के लिए, P इक्वल्स टू कितना होता है भैया, mgh। इसको भी mg से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो ये जो h होता है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल हेड। क्या कहते हैं इसको,
पोटेंशियल हेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। फिर मेरे पास वेग शीर्ष का फॉर्मूला आ चुका है, तो एक काम करते हैं, हम देखते हैं दिया क्या गया। वेग प्रवाह की दर गिवन है, दिया गया है, क्या दिया गया है भैया? तो दिया गया है हमारे पास में वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड, एंड जो g है ये गिवन है हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें भाई? तो अगर ये दोनों वैल्यूज है तो हमारे पास में निकालने को कहा गया वेग शीर्ष। तो वेग शीर्ष इज इक्वल्स टू कितना होगा? तो ये होता है v स्क्वायर अपॉन में 2g। अब v स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10, कितना सड़ा सवाल चाहिए भैया? 36 बटा में 20, है ना? और सड़ा कर दें, चलो 2 से उड़ा दो ना, 10 कर दो, 18 दूनी 36, कितना मिला वेग शीर्ष? 1.8। क्या मिला? 1.8। और इसका आंसर किस में चलता है भैया? तो ये वेग शीर्ष है, मतलब ये चलेगा मीटर में, है ना? किस में हो जाएगा? मीटर में। ये जूल में था, जूल को mg से हमने क्या किया है भैया? डिवाइड किया, न्यूटन से हमने डिवाइड किया, तो क्या बचेगा? बचेगा ना हमारा क्या? मीटर। चलिए मैं एक बार करके दिखाता हूं। देखिए ये काइनेटिक एनर्जी थी, इसकी यूनिट किस में होगी भाई? ऊर्जा है, मतलब जूल में। जूल क्या होता है? जूल अल्टीमेटली होता क्या है भैया? जूल, ये इसकी ऊर्जा जूल में थी। चलिए जूल को मैं निकाल, जूल किसकी? कार्य की होती है। आप कहोगे हाँ, कार्य बराबर मैं कहता हूं कि भैया क्या होता है? तो आप कहोगे बल इंटू विस्थापन होता है। मैंने कहा हो, चलो ठीक है। बल कितना है भैया? तो न्यूटन। विस्थापन कितना होगा? मीटर। तो इस जूल को क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर। अब मैंने यहां पर mg से डिवाइड कर दिया। mg मतलब क्या? फोर्स ना। mg मतलब क्या? फोर्स। ये जो mg है ये बल है। क्यों बल है? क्योंकि ये द्रव्यमान है और g जो है वो त्वरण है। तो मैंने यहां पर क्या कह दिया भैया? डिवाइडेड बाय न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ मीटर। तो 1.8 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो गई यूनिट। क्लियर होगी? तो 1.8 मीटर इसका आंसर। चलिए आई होप आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती चली जाएगी। अगला सवाल, किस चाल पर पानी के फव्वारे का शीर्ष 40 सेंटीमीटर होगा? मतलब पानी का एक फव्वारा है, किस चाल पर रहे कि उसका जो शीर्ष हो वो 40 सेंटीमीटर हो? मतलब मुझे ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पर वेग शीर्ष, फिर से मैं लिखता हूं, 40 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब फटाफट वीडियो पॉज करिए और एक बार सॉल्व कीजिए इसको, बहुत ही आसान है। और वेग शीर्ष का हमने फॉर्म क्या देखा था? फॉर्मूला क्या देखा था भैया? तो हमने देखा अभी जस्ट कि ये होता है v स्क्वायर अपॉन में 2g। अब g का मान मैंने भी कह दिया आपको कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए आप। तो आपसे कह रहे हैं कि वेग शीर्ष हो गया भैया 40, वेलोसिटी स्क्वायर मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है 2 इंटू 10, तो ये 10 दूनी हो गया 20, 40 गुणे 20 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ये कितना हो गया? ये हो गया भैया 800 वी स्क्वायर, मतलब v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 800। 800 का मतलब कितना भाई? 400 का 20 बाहर आ जाएगा, 20 रूट 2। कितना आ जाएगा? 20 रूट 2। और अगर फर्दर करना चाहें तो 20 इंटू 1.41, है ना? 141 दूनी 282, तो 2.82 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 2.82 मीटर प्रति सेकेंड ये मिला मेरे को। किसकी वैल्यू? वेलोसिटी की। लो भैया, एक बार हमने सिंपली निकाल करके भी देख लिया और एक बार हमने वेग शीर्ष दे दिया, उससे वेलोसिटी निकाल के भी देख लिया। तो आपको वेलोसिटी निकालनी भी आ गई और वेग शीर्ष अगर आपसे पूछा जाता है तो ये भी। अच्छा, कहीं पे पोटेंशियल हेड पूछा जा रहा है, वो भी आपको आ चुका है, उसको भी mg से डिवाइड करके निकालनी है ना? पोटेंशियल हेड बड़ा ही आसान हो जाता है, अभी जस्ट आपको समझाया। mgh अपॉन में mg हो जाता है, mg से mg कट जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? h। तो इस h को ही हम कहते हैं पोटेंशियल हेड। इसीलिए इसके क्वेश्चंस नहीं दिए जाते, क्योंकि जो हाइट डिफरेंस होता है वही उसका आंसर। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक बगीचे में एक फव्वारा
50 मीटर ऊंचाई तक हवा में पानी फेंकता है, तो आधार पर न्यूनतम दाब क्या होगा? ठीक है, एक फवारा है जो 50 मीटर ऊंचाई तक, मतलब H गिवन है हमारे पास में, ठीक है, आधार पर न्यूनतम दाब पूछ रहे, मतलब आधार पे जो प्रेशर होगा उसकी बात करिए। देखिए 50 मीटर ऊंचाई तक पानी फेंकता है, इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि P2 माइनस P1, अगर 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 ऐसा फवारा बना लिया, चलो भैया ऐसा कुछ है फाउंटेन हमारा, यहां से वो 50 फीट ऊपर तक ऐसा पानी फेंक पा रहा है, ठीक है, ये कितना है 50 फीट, मीटर है भाई, 50 मीटर हाइट तक वो पानी फेंक पा रहा है। तो यहां पर प्रेशर की वैल्यू हमारे पास में, मतलब हमारे पास में जो P1 माइनस P2 है, ठीक है, या H1 माइनस H2 लिखूं, $50 मीटर की बने, ठीक है। अब क्या करना है भाई, तो देखिए प्रेशर हमें अगर कैलकुलेट करना है तो मैं कहता हूं जरा देखिए P2 इज इक्वल्स टू, या पूरा ही लिख लीजिए, दोनों ही जगहों पे कुल ऊर्जा कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो मैं लिखता हूं बर्नौली के प्रमेय से कुल ऊर्जा आधार पर तथा शीर्ष पर समान होगी। टोटल एनर्जी जो रहने वाला दोनों ही जगहों पे कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो भैया कुल एनर्जी मतलब क्या, तो मैं लिखता हूं P1 प्लस DGH1, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बराबर होगी प्रेशर एनर्जी प्लस DGH2, ठीक है। चलिए, तो मतलब यहां पर दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो यहां पर होगी, दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यहां पर भी, दोनों जगहों पे कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब ये मैक्सिमम हाइट पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वो कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है ना। मैक्सिमम हाइट पे जैसे ही पूछेगा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। तो काइनेटिक एनर्जी वाले फैक्टर को नहीं लिख रहे हम, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहे हैं, दाब ऊर्जा और हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब अगर इन दोनों की आप बात करते हैं तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहां पर P2। तो P2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो ये P1 अपनी जगह पे रहा, प्लस DGH1 भी अपनी जगह पर है, H2 इधर आया, तो माइनस DGH2, यानी ये P2 की वैल्यूज हो जाएगी, वो हो जाएगी P1 प्लस DG को अगर आपने कॉमन किया तो H1 माइनस क्या बन जाएगा, H2, ठीक है। अब एक बात समझिए, ये जो है ये फ्री स्पेस में है, ये जो फवारा है अल्टीमेटली बागीचे की बात करें, मतलब क्या हुआ, फ्री स्पेस में हुआ। अब फ्री स्पेस में अगर कोई चीज होती है, इसका मतलब है कि यहां पर वायुमंडलीय दाब, ये जो P1 होगा ये क्या होने वाला है, ये वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है भाई, तो 0.76, भाई 76 सेंटीमीटर पारे को बैलेंस करता है ना, तो 0.76 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से ये पानी है, तो पानी का भी हम क्या लिखने वाले हैं, पानी का भी हम यहां पर लिखना पड़ेगा, ये जो D है ये हमें लिखना पड़ेगा पानी का घनत्व, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लिया जाए, है ना। तो मैं लिखता हूं जरा देखिए, P2 इज इक्वल्स टू, P1 की जगह पे क्या मिलेगा मुझे, HDG, ठीक है, पारे के लिए। तो मैं काम करता हूं, पहले P1 यहां कैलकुलेट कर लेता हूं। P1 के लिए मैं कहता हूं ये होता भैया हमारा HDG। अब H कितना, तो भैया ये वायुमंडलीय दाब है, ये P1 जो है वायुमंडलीय दाब है, तो भैया ये H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो H की वैल्यू आप कहोगे कि 0.76, भाई 76 सेंटीमीटर को बैलेंस करती है ना, तो 0.76 मीटर। अच्छा, D की अगर बात करें, जल के घनत्व की अगर हम बात करते हैं, तो ये होता है हमारा 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 9.8, ये हमें मिल जाता है किसके लिए भाई, तो ये हमें पारे के लिए,
ठीक है, ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम? पारा के लिए। ठीक, वायुमंडलीय दाब नापते समय हम किसके लिए बात कर रहे होते हैं? पारे के लिए। तो ये हमारे पास में फाइनली ये वैल्यूज इसी के साथ में लिख लूंगा, P2 इज इक्वल्स टू, अब P1 की जगह पे ये सब कुछ लिख देता हूँ, 0.76 प्लस 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 9.8, नहीं प्लस क्यों भाई, 76 इंटू 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.8 है ना। अब लगाएंगे प्लस, ठीक है, डी की बात करते हैं हम किसके लिए? जल के लिए। तो जल के लिए 10 टू द पावर 3, जल का घनत्व तो कितना भाई? 10 टू द पावर 3। जी की बात करेंगे 9.8 सेम, और H1 माइनस H2 जो निकाला था हम लोगों ने, कितने की हाइट डिफरेंस थी? 50 मीटर की, तो इनटू हो गया भैया ये 50। ठीक है, अब इसको हम उठा करके सॉल्व करते हैं, तो हमें जो P2 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1.013 प्लस 4.9 इंटू 10 टू द पावर 5। फाइनली अगर देखेंगे तो P2 की जो वैल्यू मिलेगी आपको, वो मिल जाएगी 5.913 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या पास्कल लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? सीधे सीधे पास्कल। ठीक है, तो ये होगी हमारी P2 है ना, जो बॉटम पे, यहाँ पे P1 इसको कह रहे थे, ये P2, तो भैया बॉटम पे जो आधार पर न्यूनतम दाब होगा, वो आधार पर न्यूनतम दाब 5.9 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, चलिए यहां तक में आई होप कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, किसी पूर्णतः भारित बोइंग विमान की संगति 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5 kg है। एक बोइंग विमान है भैया, है ना, इसका कुल पंख क्षेत्रफल 500 स्क्वायर मीटर है। यह एक निश्चित ऊंचाई पर 960 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। पंख के ऊपरी और निचले पृष्ठों के बीच दाबांतर आकलित कीजिए, और निचले पृष्ठ की तुलना में ऊपरी पृष्ठ पर वायु की चाल में आंशिक वृद्धि आकलित कीजिए। वायु का घनत्व गिवन है। ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वायुयान का पंख कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, जिससे क्या होता है भाई, तो देखिए इसके निचली लेयर और ऊपरी लेयर पे, यहां से यहां तक में वायु को पहुंचने में, और इसी जगह से यहां तक इसको वायु को पहुंचने में, ये जो होती है ये दूरी ज्यादा होती है। दूरी क्या होती है? ज्यादा होती है। यहां पर दूरी कैसी है? दूरी कम है। सेम समय में वायु यहां से यहां चलेगा और यहां से यहां चलेगा सेम टाइम में, तो आपको क्या लगता है? ज्यादा दूरी चलना होगा, टाइम सेम है, तो वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। यहां पर वेग ज्यादा होता है और यहां पर दूरी कम है, मतलब यहां पर वेग भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी ज्यादा होती है ना, वेलोसिटी ज्यादा होती है, वेग ज्यादा होता है, तो इसका मतलब होता है दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वेग कम होता है, इसका मतलब दाब कैसा हो जाता है? दाब ज्यादा हो जाता है। अब वेलोसिटी कम है और दाब ज्यादा है, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, दाब कम है, तो भैया ये ज्यादा दाब से कम दाब के ऊपर, मतलब इन दोनों के बीच में क्या मिलने लगा? दाबांतर। और बल क्यों लगता है भैया? दाबांतर के कारण। तो इसका सीधा मतलब है कि इसके कारण नीचे से ऊपर की तरफ एक अपलिफ्ट फोर्स लगने लगती है, जिसके कारण वायुयान को उठाया जाता है, या वायुयान ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत पहले से देखा सीखा हुआ है। अब बारी यही कहना चाह रहे हैं कि पहले तो ये दाबांतर बताइए, इन दोनों के बीच में कितना दाबांतर है इसकी बात कीजिए, और इसके बाद ये बताइए कि निचले पृष्ठ की तुलना में ऊपरी पृष्ठ पर वायु की चाल में आंशिक वृद्धि, मतलब इसकी हमने बात कही ना, ये वेलोसिटी यहां पर ज्यादा है, तो ये ज्यादा वाली वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, ये डिफरेंस बतानी, मतलब वेलोसिटी के डिफरेंस बताना है, और हमें इन दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस भी बताना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या कर ले भाई? तो मैं अभी इसको हटाता हूं। क्वेश्चन नंबर कितना? 4। चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे फॉर्मूले की। इसकी वजह से हम सब कुछ बना पाएंगे।
तो फॉर्मूले की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, दाबांतर अगर हमें निकालना है, दाबांतर निकालना मतलब हमें निकालना P1 माइनस P2, ठीक है। और P1 माइनस P2 कितना होता है भैया, तो ये होता है हमारा mg अपॉन में a, ठीक है। कितना होता है, mg अपॉन में a। अब mg अपॉन में a कैलकुलेट करने के लिए दिया क्या क्या गया है, तो m हमारे पास में गिवन है, g हमें पता है, ठीक है। एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या है भैया, तो देखिए हमारे पास में m की वैल्यू, यहां पर m की वैल्यू 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5 kg गिवन है। तो m की वैल्यू मैं रख देता हूं 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5 kg। g की वैल्यू यहां पर हम 9.8 ही ले लेते हैं, चाहे तो 10 भी ले सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में जो वैल्यूज है वो है एरिया, कितना है भैया, तो पंख का क्षेत्रफल 500 स्क्वायर मीटर है, तो एरिया हमारे पास 500 स्क्वायर मीटर गिवन है। इन सबको अगर उठा करके यहां पर रख दूं तो हमें आंसर मिल जाएगा सीधे। तो m की जगह पे बताइए भैया ये 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5, g की जगह पे 9.8 अपॉन में एरिया कितना भैया, तो ये 500, ठीक। तो एक काम करा जाए, 2 जीरो तो उड़ा देते हैं, है ना, इसको 2 जीरो उड़ा देते हैं, इसके भी 2 जीरो नीचे और आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 4 जीरो खत्म हो चुका है। अभी ये कितना बचा, 98 इंटू 33 अपॉन में 5, ठीक है। 1 जीरो ऊपर बचा है, मतलब ऊपर 10 बचा हुआ है। तो ये 5 से 2 बार में इसको भी उड़ा ही लीजिए, या इसको क्यों उड़ाऊं, इसको उड़ाते हैं, हाँ चलो ठीक है। 98 टू जा 196 इंटू 33, है ना, 196 इंटू 33, 6 18 8 1 9 27 और 1 28, 2 3 एकम 3 और 2 5, 8 और 5 13 और 1 14, 1 6 6468, कितना मिल गया भैया, 6468। ये क्या मिल गया, ये हमें मिल गया हमारा यहां पर प्रेशर 6468। इतना पास्कल या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब अगला सवाल क्या है, ये तो ए हो गया, हमारा दाबांतर निकालना था। बी में हमसे क्या मांग रहे थे, बी में कह रहे हैं निचले पृष्ठ की तुलना में ऊपरी पृष्ठ पर वायु में चाल की आंशिक वृद्धि आकलित कीजिए। अब भैया इन दोनों में वेलोसिटी अगर अपने को कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए काम करना पड़ेगा, हमें बर्नौलीज थ्योरम लिखना पड़ेगा पूरा। तो मैं कहता हूं बर्नौली के प्रमेय से, क्या बोला था भैया बर्नौलीज थ्योरम में, तो बर्नौलीज थ्योरम में हमें कहा गया था कि भैया होता है P1 प्लस हाफ dV1 स्क्वायर प्लस dgH1। भाई दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा ऊपर वाली जगह पे, मतलब P2 प्लस हाफ ऑफ dV2 स्क्वायर प्लस dgH2 के, दूसरी जगह पे दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के सम के, यानी कुल ऊर्जा हमेशा नियतांक होती है। अब चूंकि हाइट दोनों का लगभग सेम, भाई सेम हाइट पे उड़ रहे हैं ना, तो इन दोनों की हाइट जो होती है वो होती है सेम। तो मैंने कह दी H1 समान ऊंचाई पर, ठीक है, क्षैतिज दिशा में, क्योंकि एक कॉमन हाइट पर उड़ रही है होने पर H1 बराबर हो जाएगा किसके, H2 के। मतलब ये जो पोटेंशियल वाली बात है वो हो जाएगी भैया हमारा खत्म, ठीक है ना, पोटेंशियल वाली जो बात है वो हो जाएगी हमारी खत्म, यानी ये dH1 और dH2 ये दोनों बराबर होकर के कैंसिल हो जाएंगे। मतलब क्या बचा, अर्थात P1 प्लस हाफ ऑफ dV1 स्क्वायर प्लस dgH1 प्लस P2 प्लस हाफ ऑफ dV2 स्क्वायर प्लस dgH2 लिख दूं,
अब DgH2 जो है इसको अब मैं कहता हूं कि भैया ये H1 के बराबर है तो इसको भी H1 लिख लीजिए और ये तो खत्म हो गया। बचा क्या? तो बचा आपके पास में P1 प्लस हाफ dV1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ dV2 स्क्वायर। अगर मैं यहां पर लिखता हूं P1 माइनस P2 तो हाफ ऑफ dV2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ dV1 स्क्वायर चलेगा। अगर इन दोनों में से हाफ d को कॉमन करूं तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और अगर मैं फर्दर इसको लिखूं तो एक बात देखिए ना, हाफ ऑफ d V2 प्लस V1 इंटू V2 माइनस V1, ये होता है ना भाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, तो यहां से क्या बन जाएगा जरा देखिए, d टाइम्स ऑफ, अगर मैं ये लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, V1 V2 अपॉन में 2 इंटू V2 माइनस V1, ये भी चलेगा। इनने पूछा था हमसे वेलोसिटी में डिफरेंस बताइए, यहां पर ये क्या चल रहा है भाई, P1 माइनस P2 मतलब दाब में अंतर। तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करता हूं, देखिए मैं कहता हूं इसको कह देता हूं डेल P, दाब में अंतर भी है डेल P, ये जो हमारा निकला हुआ है ये दाबांतर जो निकला हुआ है इसी को मैं क्या करूं, ये डेल P है 6468। अब ये डेल P हो गया तो d टाइम्स ऑफ ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 मतलब एवरेज वेलोसिटी, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। और ये V2 माइनस V1 मतलब इसको मैंने कह दिया डेल V, यही चाहिए मुझे। तो डेल V इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या मिला, डेल P अपॉन में d टाइम्स ऑफ d एवरेज, यहीं पे कर लेते हैं, है ना, डेल P अपॉन में d। तो चलिए डेल V इक्वल्स टू मतलब V2 माइनस V1 इक्वल्स टू डेल P मतलब 6468, ठीक है, अपॉन में d की बात करते हैं तो वायु के लिए यहां पर घनत्व इनने दिया है 1.2, तो d तो हमने रख लिया कितना भैया 1.2 इंटू एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पर कुछ दिया गया है, देखिए एक निश्चित ऊंचाई पर 960 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा। अब 960 किलोमीटर प्रति घंटा जो यहां पर v एवरेज जो यहां पर गिवन है 960 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 5/18 से गुणा कर देते हैं। 5/18 का मतलब समझते तो होंगे ही, ये 5/18 का मतलब ऊपर 1000 से नीचे 60 इंटू 60, कैंसिल करेंगे इसको तो 5/18 आता है। ये बचपन में सिखा दिया गया होगा भैया, अगर नहीं भी सिखाया होगा तो मैंने आपको वैल्यू दे दी कि भैया ये क्या होता है, 960 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से नीचे घंटा था तो उसको 60 इंटू 60 करना पड़ता है। ये खत्म, 6 से अगर काटेंगे 3 बार में और ये 5 मतलब 2 से काटेंगे तो 3 बार में और ये 5 मतलब 960 गुणे 5/18, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो ये 267 मीटर प्रति सेकंड होता है, 267 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको उठा करके रख देते, ठीक है, क्या करें, इसको उठा करके रख देते, चलिए तो अपन इसको उठा करके रख दिया जाए, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 267। क्लियर हो गई बात, ठीक है, चलिए तो डेल V यहां पर मेरे को देखने को मिल जाएगा 6468 अपॉन 12 इंटू, अभी देखिए एवरेज मेरे को चाहिए था ना, यहां पे मेरे से क्या कह रहे हैं कि भैया निचले पृष्ठ की तुलना में ऊपरी पृष्ठ पर वायु की चाल में आंशिक वृद्धि आकलित कीजिए। तो मतलब दोनों तरफ हम V एवरेज से और डिवाइड कर दें, तो इधर साइड में भी V एवरेज और इधर V एवरेज से फिर से डिवाइड अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 267 का स्क्वायर कर देता हूं भाई, एक बार और एवरेज निकालेंगे तो 267 का स्क्वायर कर दिया, मतलब ये फाइनली, अच्छा यही कर लेता हूं मैं, अर्थात इसका आंसर कितना मिल जाएगा भाई, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.08, या फिर आप कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये 8% हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8% इसका आंसर। अब आप चाहें तो यहां पर इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है, चलिए आई होप कि अब आपको ये वाली बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। आइए फिर
बढ़ते हम अपने अगले सवाल में, सवाल नंबर 5 में। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली क्षैतिज नली में पानी बह रहा है। ठीक है, एक स्थान पर जहां दाब जो है 20 सेंटीमीटर, पारे मतलब पारे का ये दाब है। ठीक है, पानी 60 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की चाल से बह रही है। दूसरे स्थान पर जहां दाब 15 सेंटीमीटर पारे का है, पानी की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब एक जगह पर हमें असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद है लेकिन क्षैतिज नली है, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि यहां से यहां तक की जो हाइट h1 है वही हाइट यहां से यहां तक के लिए भी होगी। ये देखिए, ये क्षैतिज होना, तो ये यहां से यहां तक के लिए जो h2 हाइट है, ये h1 और h2 दोनों समान है। h1 बराबर है किसके? h2 के। तभी हम इसको कहते हैं कि ये कैसा है? क्षैतिज है। ठीक है ना? चलिए, तो अब करना क्या है, मुझे इसमें कैलकुलेट करनी है कि भैया दूसरी जगह पे पानी की चाल कितनी है ना। पानी बह रहा है एक स्थान पर जहां दाब 20 सेंटीमीटर पारे को संतुलित करता है 60 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। मतलब यहां पर V1 लिख लेता हूं मैं, 60 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, और यहां पर प्रेशर जो है वो 20 सेंटीमीटर पारे को संतुलित करता है, Hg लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम बात करते हैं बीस सेंटीमीटर पारा, ऐसी दूसरी जगह पे जहां बात करें, यहां पर हमें पता करनी है, यहां पे जब वो निकल रहा है, यहां पे हमें पता करनी है V2, एंड जो P2 है ये यहां पर गिवन है 15 सेंटीमीटर पारा। अब चलिए, अब इसके लिए हमें कैलकुलेशंस बनानी है, तो चलिए बनाते हैं हम। क्या करना है भाई, हाइट अगर सेम हो गई है तो बर्नौलिस थ्योरम से हमें इतना तो पता है, बर्नौली प्रमेय से कुल ऊर्जा यहां पर और कुल ऊर्जा यहां पर सेम होगी। मतलब ये होता है कितना, तो P प्लस हाफ dV1 स्क्वायर प्लस dGH1 बराबर होगा P2, इसको 1 ले लीजिए, प्लस हाफ dV2 स्क्वायर प्लस dGH2। क्या कर रहे हैं भाई, दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी दूसरे जगह पे, ये दूसरी वाली जगह पर दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। क्या, अब चूंकि हमने कह दिया यहां पर कि क्षैतिज है, मतलब H1 बराबर है H2 के, तो इनको H बना लीजिए। ये क्या मिल जाएगा, P1 प्लस हाफ dV1 स्क्वायर प्लस dGH इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ dGH हाफ dV2 स्क्वायर प्लस dGH। dGH से dGH कैंसिल हो गया। अब मैं अगर P1 माइनस P2, मुझे यही निकालते हैं P1 माइनस P2 से, तो P1 माइनस P2 अगर मैं करता हूं तो ये कितना मिल जाएगा, हाफ dV2 स्क्वायर माइनस हाफ dV1 स्क्वायर। P2 को इधर लाए हैं, इसको उधर ले जा रहे हैं, तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, हाफ ऑफ dV2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इधर मिल जाएगा मुझे P1 माइनस P2। ठीक है, अब अगर मुझे यहां से V2 स्क्वायर मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो यहां पर जो वैल्यूज गिवन है उनको हम रखते हैं और निकालते हैं V2 स्क्वायर। तो जरा देखिए, P1 माइनस P2 इधर साइड में निकालते हैं। ठीक है, किसको निकालते हैं, P1 माइनस P2 को, P1 माइनस P2। तो P1 माइनस P2 के लिए हमारे पास में 20 सेंटीमीटर पारा इधर और 15 सेंटीमीटर पारा इधर, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, dGH के टर्म्स में, तो इसको dGH के टर्म्स में हम मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं। तो देखिए, यह हमारा हो जाएगा 20 गुणे कितना है भाई, P1 जो है 20 है, इंटू 1 इंटू 9.980 माइनस 15 गुणे 1 इंटू 980। ठीक है, ये किसके लिए भी, पारा के लिए बना रहे हैं। तो ये फाइनली
P1 माइनस P2 जो है ये कितना मिल जाएगा, 20 में से 15 चला गया, ये हो जाता है 5 इंटू 980, कितना हो जाएगा 5 इंटू 980। इसको ही मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 0 हो गया, 8 पंजे 40 4 है ना, और 9 पचे 45 और 4 49, ये हो गया P1 माइनस P2। सही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब यहां पर रख देते हैं इसको, तो ये हो गया 4900 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। डेंसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो जो डेंसिटी हमने अब अल्टीमेटली वो पानी है, ठीक है, तो पानी के लिए डेंसिटी कितना भैया, तो इसकी डेंसिटी लिख लेता हूं मैं, 1 रख लेते हैं, है ना, और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर का मतलब कितना, तो V1 स्क्वायर की जगह पर, V1 स्क्वायर की जगह पर यहां पर गिवन है भैया वेलोसिटी 60 का स्क्वायर। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 4900 इंटू 2 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस 3600, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 2 9800 माइनस, इधर से माइनस था तो ये प्लस 3600 हो जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा, तो 0 0, 8 और 6 14, है ना, 8 और 6 14, 4 1 और 9 और 4, तो ये बन गया हमारा V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 134,000। कितना बन गया भाई, V स्क्वायर इक्वल्स टू 134,000, मतलब V इक्वल्स टू तकरीबन 115.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तकरीबन 115.6 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से ये दूसरे एंड पे चलने वाला है। हालांकि अब जो हम लोगों ने जो बनाया हुआ है, ठीक है, ये पता लग रहा है कि ये उल्टा हो गया है ना, यहां पे और छोटा हो गया, तो और छोटा कर देता हूं, छोटा नहीं करूंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा कैसे, है ना, ठीक है ना, हमने तो ऐसे एजम्पशन माना था, ठीक, समझने के लिए। चलिए, तो यहां पर आई थिंक कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहां तक का आंसर हमें बन चुका है, ठीक है। अब बढ़ लिया जाए हमारे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या कहते हैं। सवाल नंबर 6, यहां कह रहे ग्लिसरीन जिसका घनत्व 1.25 इंटू 10³ kg पर क्यूबिक मीटर है, 0.1 मीटर और 0.04 मीटर की अन्य त्रिज्या वाली शंक्वाकार नली में प्रवाहित हो रही। यदि सिरों का दाबांतर 10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हो तो ग्लिसरीन के प्रवाह का दर बताइए। एक पॉइंट समझ में आ रहा है, यहां पर ग्लिसरीन के प्रवाह के दर की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पर Q निकालने की बात चल रही है। Q कितना होता है, तो A1A2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब सवाल यह है कि यहां पर गिवन क्या क्या है और निकालना क्या क्या पड़ेगा। तो घनत्व तो यहां पर गिवन है, मतलब D गिवन है 1.25 इंटू 10³ kg पर क्यूबिक मीटर, यह हमें गिवन है, चलेगा। यहां पर 0.1 और 0.04 मीटर की त्रिज्या, मतलब R1 गिवन है 0.1 मीटर, R2 गिवन है 0.04 मीटर, ध्यान रखिएगा, हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। अन्य त्रिज्या वाली शंक्वाकार नली में प्रवाहित होता है यदि सिरों का दाबांतर, मतलब जब दाबांतर है वो है 10 पास्कल या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिखिए, तो प्रवाह के दर मतलब Q की हमसे बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर रेडियस के टर्म में दिया है, तो इसको भी रेडियस के टर्म में बना लेते हैं, है ना, देखते हैं क्या हो पाता है। तो इसको अगर हमने रेडियस के टर्म में बनाने की कोशिश करी तो देखिए ना ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं इसको लिखता हूं पाई R1 स्क्वायर, इसको भी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि शंक्वाकार कह रहे हैं, ऐसे मान लीजिए ऐसा होगा, नहीं एक बात देख लीजिए 0.1 मीटर है 0.04, तो 0.1 मीटर ऐसा ही है बिल्कुल,
ऐसा कुछ नहीं लिया है, नीचे 0.1 मीटर है, ऊपर 0.4 मीटर है, इसमें बहाना है। तो भाई नीचे पाई r1 स्क्वायर, ऊपर का एरिया पाई r2 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, अब नीचे क्या बनेगा भाई, तो ये हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। यहां से पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ये तो चलेगा 2gh अपॉन पाई स्क्वायर को अगर मैं दोनों में से कॉमन कर लूं, अंदर क्या बचेगा, तो ये बचेगा r1 स्क्वायर r1 टू द पावर 4 और r2 टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि ये पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर और इनके ऊपर a स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रह जाएगा। फिर से लिखता हूं, ये a2 स्क्वायर लिखा गया है, a2 की जगह पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई r2 स्क्वायर, और ये ऊपर एक 2 बना हुआ है, तो ये भी तो चलेगा ना स्क्वायरिंग में, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अभी ये हमारे पास में टर्म आया। अब क्या काम करेंगे, इसमें से पाई को कॉमन करेंगे तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा भैया, देखिए क्यू का फॉर्मूला, यहां से एक पाई बाहर निकालिए, तो ये यहां पे बचेगा पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। ये पाई स्क्वायर का जो रूट से बाहर निकलेगा पाई, पाई से एक पाई कैंसिल हुआ, एक पाई अभी भी बचे हुए, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन r1 टू द पावर 4 माइनस r2 टू द पावर 4। ठीक है, यही टर्म बचेगी। ठीक है, क्या बचेगा भैया, यही टर्म बचेगा। अब यहां पे जो GH की वैल्यू है, इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो प्रेशर के टर्म में इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकता हूं, देखिए ना, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू होता है हमारा HdG। क्या होता है, HdG। तो यहां पर अगर मैं लिखूं P1 माइनस P2, फर्दर यहीं पे लिख दो, देखिए HgH को खत्म करते हैं, GH इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, P1 माइनस P2 अपॉन में D। चलेगा, ये P, इसको लिख देता हूं, चूंकि ऐसा होता है तो GH की जगह पे P1 माइनस P2 अपॉन में D। अब हो गई ना बात खत्म। अब देखिए Q का फॉर्मूला क्या बना, पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ये 2 की जगह पे तो भैया 2 ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते, है ना। GH की जगह पे P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 अपॉन में क्या आया, तो D टाइम्स ऑफ r1 की पावर 4 माइनस r2 की पावर 4, यही बनेगा। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में अब सब कुछ दिया है, D हां, r1 हां, r2 हां, दबांतर हां, अब सब कुछ रख देते, बन जाएगा। क्या करना है भैया, तो Q इक्वल्स टू यहां पर 3.14 इंटू r1 का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर मतलब 0.04 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ यहां पर 2 इंटू P1 माइनस P2 10, D की वैल्यू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, इसके बाद r1 टू द पावर 4 मतलब 0.1 टू द पावर 4 माइनस 0.04 इसको एक काम करते हैं, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। चलिए कोशिश कर लेते हैं, ये कितना बन जाएगा भाई, ये हमारा बन गया 0.04 की पावर में 4, ये टर्म बनेगा। अब क्या करना है भैया, तो इसको हम करते हैं उठा करके सॉल्व। ठीक है, तो ये कितना 3.14 इंटू 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 0.04 का तो चचो के 16। ठीक है, और दो डिजिट के बाद है तो 0.0016। ठीक है, अब क्या करें, तो अंडर रूट ऑफ, ये तो हो गया भैया 20,
यहां मुझे जो मिलने वाला ये मिलेगा 1.25 इंटू 10⁻3। यहां पे 0.01 की पावर 4 करनी है, बहुत ही छोटा नंबर होता चला जाएगा। ये देखिए ये 0.0001 माइनस ये 0.00, ये बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा भाई, तो मैं इसी के टर्म में छोड़ देता हूं, है ना। इसको कितना लिखते जाऊंगा मैं, 0.1 की पावर 4 माइनस 0.04 की पावर 4। ठीक है, फाइनली जब इस Q को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में मिलेगा 6.44 इंटू 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड, क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 6.44 इंटू 10⁻⁻4 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड, इतने की दर से ग्लिसरीन जो हो रहा होगा वो उस शंक्वाकार ट्यूब के अंदर में चल रहा होगा, प्रवाहित हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, है ना। डेसिमल वैल्यू जरूर है भैया, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करने में मेहनत लगेगी, बिल्कुल करेंगे आप, है ना। आप इसको आराम से कैलकुलेट कीजिए, थोड़ी सी वैल्यूज आती हैं बट स्टिल चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां प्रश्न क्या कह रहे हैं भाई कि किसी मूर्छित कुत्ते की बड़ी धमनी में रक्त का प्रवाह किसी वेंचुरी मीटर से होकर परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इस युक्ति के चौड़े भाग के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो एरिया है वो 8 mm स्क्वायर के बराबर है। युक्ति के संकरे भाग का जो क्षेत्रफल है वो है 4 mm स्क्वायर। वेंचुरी मीटर आपको ध्यान में तो है कि भैया कैसा होता है, ऐसा बना होता है, यहां पर एक वो होता है और यहां पर भी एक ऊर्ध्वाधर नली होती है। तो ये चौड़े वाला जो भाग है इसको 8 mm स्क्वायर है, और ये जो पतला वाला भाग है ये है हमारा 4 mm स्क्वायर है। ठीक है, धमनी में दाब जो है ना, वो 24 पास्कल का है। धमनी में रक्त के प्रवाह की चाल क्या है, रक्त का घनत्व तो यहां पर गिवन है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई जो अभी हम लोगों ने पीछे में कवर अप किया, एग्जैक्टली सेम तरीके का क्वेश्चन है। चलिए हम एक बार फटाफट से इसके वैल्यूज लिखते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो देखिए गिवन डेटा, एरिया यहां पर गिवन है, लिख लेता हूं मैं फटाफट। एरिया जो है ये है 8 स्क्वायर mm। अगर मैं इसको लिखूं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर मीटर। वैसे इसकी बात कर लीजिए, स्मॉल है छोटे वाले की 4 स्क्वायर mm मतलब 4 इंटू। ठीक है, प्रेशर जो है यहां पर, दाब जो है वो है 24 पास्कल। ठीक है, चलेगा। और घनत्व जो है डी की जो वैल्यू है ये है 1.06 इंटू 10⁻3 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब क्या करना है भैया, तो अब हमें यहां पर डिस्कस करनी है कि इस युक्ति से रक्त प्रवाह, है ना, तो काम करते हैं, वेग निकालना है मुझे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, v2 इज इक्वल्स टू a2 अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी यहां पर हम एक दो छोटे छोटे से काम करेंगे, जरा देखिए जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम इस फॉर्मूले को एडजस्ट करते हैं, फिर वैल्यूज रखेंगे। अभी तो मुझे दिख रहा है कि भैया यहां पर h नहीं गिवन है, तो h को तब्दील करके d के टर्म्स में ले आना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर प्रेशर भी नहीं दिख रहा, तो एक काम करते हैं, कुछ कन्वर्जेंस लेते हैं। एक काम करिए, a2 को तो ऐसे ही छोड़ते हैं, या a2 जो लिखा हुआ है इसको a कह देते हैं, ये a2 है, और ये कैपिटल A जो दिख रहा था वो A1 है। 8 mm स्क्वायर mm वाले को A1 कह लेते हैं, इसको A2 कह लेते हैं। तो एक काम करिए, इसको रख देते हैं, इसको मैं कहता हूं ये हो गया A अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन यहां पर a स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर, यही होगा। अच्छी बात है, तो एक काम करिए और आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को। v2 इक्वल्स टू a, यहां इन दोनों में से अगर a को कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलेगा, a अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन में a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस 1, यही बनेगा।
अब इस ए स्क्वायर को बाहर अगर करेंगे तो V2 कितना मिल जाएगा, a अपॉन में a अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन में a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से a से तो कैंसिल हो गया, मुझे एक छोटू सा काम ये करना है, ये GH को और उड़ाना है, ठीक है ना, GH को क्या करना है, और उड़ाना है। अब अगर मैं इस GH को उड़ाने के लिए चलता हूं तो मैं प्रेशर के फॉर्मूले में आता हूं, दाब के फॉर्मूले में। तो दाब के फॉर्मूले में अगर हम लिखते हैं तो DGH इज इक्वल्स टू होता है भैया हमारा P। DGH इक्वल्स टू क्या होता है, P। अब यहां पर तो सिर्फ GH दिख रहा है, तो एक काम करो ना, ये ऊपर और नीचे, यहां पर भी D का गुणा और यहां पर भी D का गुणा, तो ऊपर में क्या बन गया 2DGH अपॉन में D टाइम्स ऑफ a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अब क्या काम करिए, V2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ DGH को P लिख लेता हूं, तो 2P अपॉन में D a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब लगभग मुझे ऐसा दिख रहा है कि V2 में रखने लायक अब सब कुछ आ चुका है। देखिए ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए है, D है, P है, तो रखिए, चलिए अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ P की वैल्यू है 24 अपॉन में D की वैल्यू है 1.06 इंटू 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3 अंडर ब्रैकेट A1 स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर। वैसे इसको नहीं भी कन्वर्ट करते तो भी क्या है, वो रेशियो में बदल रहा है तो कट ही जाता। 4 इंटू 10 टू द पावर 6, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो V2 इज इक्वल्स टू क्या मिला, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 24 अपॉन 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ऊपर में स्क्वायरिंग टर्म्स चल रही है, तो ये 8 64 और 4 के 16, बाकी तो ये कट जाएंगे ना, 10 टू द पावर माइनस 6 वाले 10 टू द पावर माइनस 12 बन के कट गए। तो 8 64 4 के 16, तो 16 चौके 64, 4 से इसको काट देंगे तो 6 चौके 24, 6 बार में कैंसिल हो गया, मतलब V2 जो मिला अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन में 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो फाइनली इसका रिजल्ट कितना मिल जाएगा भाई, तो फाइनली इसका रिजल्ट मिल जाएगा 0.123 मीटर पर सेकेंड। यानी जो वेलोसिटी मिलेगी है ना, वो कितनी मिलेगी भाई, 0.123 मीटर पर सेकेंड। जो यहां पे पूछ रहे थे कि वेंचुरोमीटर से प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो बड़ी धमनी से रक्त का जो होगा प्रवाह कितना होगा, तो बड़ी धमनी से उसका रक्त का प्रवाह 0.123 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुकी है। हम लोगों ने हमारे वेंचुरोमीटर से भी जुड़े क्वेश्चंस को किया, बर्नौलीज थ्योरम से भी जुड़े क्वेश्चंस को किया, वेलोसिटी हेड की बात कर ली हम लोगों ने, है ना। ऑलमोस्ट हम लोगों ने क्वांटिटी की भी बात कर ली, कितना प्रवाह होगा। तो ऑलमोस्ट सभी तरीके के क्वेश्चंस जितने हमने फॉर्मूलेस देखे थे, उन सभी पर बेस कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, समझ लिया है, सीख लिया है। आगे की तरफ आने वाले सेशंस में हम और अभी भी इसमें मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस को करेंगे, जहां से कवर अप हो जाएगा कि भैया ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है वो अब एक्चुअली अप्लाई करनी आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। चल, तो करते हैं अपन इस सेशन को यहीं कहीं पे समाप्त, ठीक है। इसी तरीके से सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरा ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं आपके लिए एनसीईआरटी के बेसिस पर। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप सेंट्रल बोर्ड से हो, आपके लिए पूरा कोर्स कंटेंट एप्लीकेबल होता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं आप ई नोट्स और ई बुक्स को। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार की कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।